नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुपौली में हैं और उनके साथ जेडीयू के तमाम बड़े नेता, बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी। देखिए, रुपौली में उपचुनाव होने जा रहा है और नीतीश ने इस उपचुनाव को भी आन पर ले लिया है। रुपौली पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अधीन एक विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है। हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि यहाँ उपचुनाव हो क्यों रहा है। देखिए, बीमा भारती 2020 में जेडीयू की विधायक बनी, अवधेश मंडल की पत्नी है, हिस्ट्री सीटर। तो जेडीयू की विधायक बनी, लेकिन जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार को खत्म करने के बाद एनडीए के साथ सरकार बनाने को जा रहे थे तो बीमा भारती बिदक गई। उन्होंने नीतीश कुमार को गच्चा दे दिया और जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो बीमा भारती विधायकी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गई। पूर्णिया से आरजेडी का टिकट प्राप्त कर लिया। पप्पू यादव निर्दलीय, संतोष कुशवाहा जेडीयू और बीमा भारती आरजेडी की उम्मीदवार। बहुत भीषण संग्राम हुआ। तेजस्वी यादव पप्पू यादव को हराने के लिए और बीमा भारती को आगे ले जाने के लिए कई दिनों तक पूर्णिया में कैंप करते रहे। करीब 42 विधायक वहां आरजेडी के जमे रहे, लेकिन जब 4 जून को नतीजे आए तो पप्पू यादव को जीत मिली। करीब 23,000 मतों से संतोष कुशवाहा हारे, लेकिन बीमा भारती की हार 5,43,000 मतों से हुई। जमानत जब्त हो गई और जहां से वो विधायक थी, रुपौली से, जहां फिर से उपचुनाव हो रहा है, उनके इस्तीफे के कारण वहां उन्हें करीब 10,000 मत आए। रुपौली में संतोष कुशवाहा ने लीड किया, पप्पू यादव दूसरे स्थान पर रहे। संतोष कुशवाहा को करीब 92,000 मत आए थे और पप्पू यादव को 70,000। तो यह चुनाव और नीतीश कुमार, देखिए, मैंने देखा है कि जब उपचुनाव होते हैं तो इस तरीके का संग्राम नहीं होता है। तेजस्वी यादव भी कई दिनों तक बाहर थे। चुनाव के बाद, मतलब नतीजे आए थे, इसके बाद वे बाहर भी गए, देश के बाहर भी। वे कल पटना पहुंचे राजद के स्थापना दिवस के समारोह पर और उन्होंने एक ऐलान भी किया, बड़ा ऐलान, कि हम कठोर निर्णय लेंगे, जिनके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं रहे हैं उनके टिकट काटे जाएंगे। खैर, ये बात तो उन्होंने आगे विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कह दी, लेकिन टिकट परफॉर्मेंस के आधार पर ही कटना था और मिलना था। तो बीमा भारती, जिन्होंने नाक ही कटा दी, उन्हें टिकट कैसे दे दिया? और बीमा भारती को टिकट दे दिया तो उनके लिए वे कितनी मजबूती से लगे हैं, यह भी देखने की बात है कि अभी उन्हें जाना है। खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी कल जा सकते हैं 7 जुलाई को रुपौली। 10 जुलाई को चुनाव है और 13 जुलाई को नतीजे आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार पहले ही पहुंच गए और पूरा लाव लश्कर पहुंचा है। आगे और 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे। जो सांसद बने हैं, सुदामा प्रसाद तरारी से, जो विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया आरा का सांसद बनने के बाद, सुधाकर सिंह रामगढ़ से, बेलागंज से सुरेंद्र यादव और फिर जीतन राम मांझी इमामगंज से। तो एक बिहार में संग्राम फिर से। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव आमने सामने हैं। 10 जुलाई को चुनाव, 13 जुलाई को नतीजा। यह बताएगा कि एनडीए जो है, जिसने लोकसभा चुनाव में 30 सीटों पर जीत हासिल की, वह आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है या फिर तेजस्वी यादव हार का स्वाद चखने के बाद इतनी तेज लड़ाई लड़ रहे हैं कि रुपौली जीत लिए। पप्पू यादव भी फैक्टर होंगे, क्योंकि यहां देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला है। कलाधर मंडल जेडीयू के प्रत्याशी हैं, बीमा भारती आरजेडी की प्रत्याशी हैं और शंकर सिंह निर्दलीय हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कांग्रेस के कारण वे बीमा भारती के साथ हैं। आज सुबह वे भी पूर्णिया पहुंच गए हैं, लेकिन वे चुनाव प्रचार करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे रुपौली, यह सवाल अब भी बना है। अपील तो कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जा रहे हैं तो क्या उनके साथ पप्पू यादव दिखेंगे?
और तेजस्वी और पप्पू यदि साथ दिखते हैं तो फिर इसका संदेशा क्या जाता है। और 13 जुलाई को यदि इस सीट को जेडीयू रिटेन कर लेती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में बढ़त जेडीयू को ही प्राप्त हुई थी। और आज नीतीश कुमार ने वहां कहा भी बीमा भारती के बारे में, अरे हमने कितना आगे बढ़ाया जी, बोलने भी आता था क्या, हमने मंत्री बना दिया। लेकिन इसके बाद भी, और जब वे बोल रहे थे तो नीतीश कुमार का मुसलमान प्रेम भी झलक रहा था। मुस्लिम भी इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन 2005 के पहले क्या होते थे, झगड़ा किसने शांत कराया, फिर वो पुरानी बातें कि शाम को लोग घरों से नहीं निकलते थे, क्या माहौल था। लेकिन यह संग्राम बड़ा संग्राम है। फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने हैं। तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी है, तो नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी भी है, जीतन राम मांझी भी है, चिराग पासवान भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, कई बार एक उपचुनाव का उस तरह से महत्व नहीं होता है जैसे होना चाहिए, जैसे आम चुनाव का होता है, लेकिन कई बार उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, काफी अहम हो जाता है। वाटरशेड, जिसको वाटरशेड मोमेंट कहते हैं, वो मोमेंट हो जाता है। राज्यों के चुनाव में भी कई बार नेताओं के लिहाज से भी उपचुनाव कई बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और कई उपचुनाव इस देश ने देखे हैं जिससे राज्यों की और देश की राजनीति बदल गई। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो उपचुनाव हम लोग मानते हैं राजनीति शास्त्र के छात्र के नाते, उसके वो था जबलपुर का उपचुनाव 1974 का, जब शरद यादव पहली बार एमपी चुन करके आए थे 25 साल की उम्र में। ये इमरजेंसी से ठीक पहले की बात है, और वो उस समय वो एकदम युवा थे, 25 साल के थे, और जबलपुर सीट पर वो चुनाव लड़े थे, जहां से सेठ गोविंद दास कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री रहे थे मध्य प्रदेश के, उनको हराया था शरद यादव ने। और उस दिन ये तय हुआ हो गया था, जबलपुर सीट के उपचुनाव में शरद यादव की जीत ने तय कर दिया था कि देश में कांग्रेस का सफाया हो रहा है। ये इमरजेंसी के समय की बात है, और एक बड़ा वाटरशेड मोमेंट था वो। आप देखें, बिहार के बगल में झारखंड में 2009 में शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे और उपचुनाव लड़े थे तमाड़ की सीट से, और उपचुनाव हार गए थे, उनकी सरकार चली गई थी, और राजनीति की एक पूरी दिशा उस समय बदल गई थी उस चुनाव से। तो ऐसे कई चुनाव हुए, कई उपचुनाव हुए हैं। बिहार में ही लवली आनंद का जो चुनाव था वो वाटरशेड मोमेंट माना जाता है, वैशाली का उपचुनाव जो था। बिल्कुल उस तरह से परीक्षा होती है, उसमें कैंडिडेट की परीक्षा नहीं होती, इसमें कैंडिडेट गौण हो जाते हैं। इस तरह के चुनाव में कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं होता है। इस बार भी ज्ञानेश्वर जी, रुपौली के चुनाव में बीमा भारती या कलाधर मंडल का कोई मतलब नहीं। शंकर सिंह चूंकि निर्दलीय उम्मीदवार है, तो उनका मतलब है वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये लड़ाई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच है जी। और लोकसभा चुनाव से इतर इसलिए है क्योंकि लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा था, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ा जा रहा था। बाद में जो आपने 4 विधानसभा चुनाव बताए, 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव बताए, उनसे भी ये अलग इसलिए है क्योंकि ये नीतीश कुमार की सीट है। उसमें उन 4 में से 3 सीटें तेजस्वी यादव की है, 1 सीट जीतन राम मांझी की है। ये नीतीश कुमार की सीट है। रुपौली नीतीश कुमार के टिकट से लगातार बीमा भारती जीत रही है 4 चुनावों से। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये इतना इंपॉर्टेंट चुनाव है। इससे गठबंधन, दोनों गठबंधनों के वास्तविक स्ट्रेंथ की परीक्षा होगी, ताकत की परीक्षा होगी। जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, वो कितना नरेंद्र मोदी के चेहरे पर था और कितना उसके पीछे, उस सफलता के पीछे कितना हाथ नीतीश कुमार की राजनीति का था, उसकी भी परीक्षा है। आगे की राजनीति गठबंधन की किस तरह से होगी, उसकी भी परीक्षा है। अत्यंत पिछड़ी जातियों का वोट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नीतीश कुमार के साथ है, उसकी भी परीक्षा इस चुनाव में होगी। यादव और मुस्लिम का जो फैक्टर, आपने नीतीश कुमार के भाषण पर भी हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन यादव और मुस्लिम एक बड़ा फैक्टर होता है हमेशा पूर्णिया के चुनाव में, और वो एक स्वाभाविक रूप से माना जाता है कि आरजेडी का वोट है। लेकिन उसमें पप्पू यादव के आने से वो फैक्टर भी एक अलग, उसमें एक एडिशनल फैक्टर जुड़ गया जो अभी किसी को दिख नहीं रहा है, लेकिन वो बहुत मैटर कर सकता है। वो फैक्टर जो पप्पू यादव का है, उनके प्रति जो कमिटेड लोग हैं वो उनके साथ साथ आरजेडी की तरफ जाते हैं या नहीं, उनका इंटरेस्ट किस में लोग मानते हैं। पप्पू यादव का इंटरेस्ट किस में है, आरजेडी की जीत में है या आरजेडी की हार में है। उनकी रुचि कितनी है इस चुनाव में, कितनी दिलचस्पी लेकर के, अपने को कितना झोंक करके वो चुनाव लड़वाते हैं। देखिए, उनके पहले अगर पप्पू यादव उतर के और चुनाव की कमान संभालते हैं, उसके पहले तेजस्वी यादव जाकर के अगर कमान अपने हाथ में ले लेते हैं, तो फिर वो जीत तो तेजस्वी यादव की जीत होगी। उसके बाद पप्पू यादव उसमें कितनी भी मेहनत करेंगे, वो जीत अगर जीत जाती है बीमा भारती, तो तेजस्वी यादव की जीत होगी।
तो हम्म, इस समय अभी अगले 4 दिन में, जब चुनाव होगा 4 दिन में, 2 दिन के बाद प्रचार बंद होगा, तो उसके पहले पप्पू यादव को यह तय करना है कि अपने को वो कितना इन्वेस्ट करते हैं रुपौली के चुनाव में, किस हद तक अपने को चुनाव में झोंकते हैं। और जी, क्या कांग्रेस पार्टी के आलाकमान की तरफ से उनको ऑफिशियली कहा गया है कि आप चुनाव में मदद करिए आरजेडी को? अगर कहा गया है तो उसके बदले में क्या वादा किया है? कुछ तेजस्वी यादव ने वादा किया है? या अगर पप्पू यादव का इस्तेमाल करना है तेजस्वी यादव को, तो क्या अपने पिछली बार जो उन्होंने पप्पू यादव का विरोध किया उसके लिए वो माफी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे, ये बड़ा रिग्रेट सवाल। करेंगे कि हमने उस समय जी, गलती की थी? जी, ये बात होनी चाहिए ना। अगर कांग्रेस कहती है कि पप्पू यादव मदद करें रुपौली में आरजेडी को, क्योंकि ये बड़ा प्रतिष्ठा का चुनाव हो गया है आरजेडी के लिए, इसे आगे का रास्ता और भविष्य तय होना है, तो पप्पू यादव को ये तो पूछना चाहिए ना कि आप तेजस्वी यादव से कम एक बार तो कहलवाइए कि हमको कहे हाँ, कि उस समय देखिए, गलती हो गई थी। और नीतीश कुमार तो सार्वजनिक सभाओं में इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैं गलती से उधर चला गया था महागठबंधन की ओर। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार सार्वजनिक सभाओं में कह रहे हैं, तो ठीक इसी प्रकार से जो आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव को भी तो कहना होगा ना कि हाँ, हमने भूल कर दी, टिकट तो पप्पू यादव को ही दिया जाना चाहिए था, लेकिन जो गलती हुई वह खत्म, अब हम दोनों भाई भाई हैं। हाँ, ये कहना चाहिए। अगर वो नहीं कहते हैं तो फिर जी। पप्पू यादव के एकदम फिर ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने वाली बात हो जाएगी हम्म, कि तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो सर्वोच्च नेता है, वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं और वो आपको आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। जी, एटलीस्ट कांग्रेस पार्टी के आला कमान की तरफ से भी आपको ऑफिशियल निर्देश नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस आला कमान के सामने भी कोई रिमोर्स, कोई रिग्रेट पप्पू यादव ने नहीं शो किया है। भाई हम्म, ये सवाल तो होता ना कि एक सीट आपने कैसे गंवाई, एक सीट तो वो इंडिया ब्लॉक में होती, अब तो इंडिपेंडेंट है पप्पू यादव। और वो अगर बिल्कुल। साथ में होते इंडिया ब्लॉक के तो उसके असर में 4 सीटें और जीते होते, रिजल्ट कुछ और होता बिहार का। तो जी, उस गलती के लिए माफी मांगे और आगे के लिए जोड़े अपने साथ में, क्योंकि ये हम्म, चुनाव यहां से तय होना है, विधानसभा चुनाव की दिशा तय होनी है। पप्पू यादव तो इसमें एक फैक्टर लोकल पूर्णिया की वजह से है ना, उनके लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है। फैक्टर जी, तो मेन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव है, और हम्म, अगला चुनाव भी उन्हीं के बीच होना है, उन्हीं के चेहरे पर होना है। तो तेजस्वी यादव को कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अगर वो कहते हैं पप्पू यादव उसके बाद अपने को इन्वेस्ट करें, लड़ाई लड़े, तो एक दिलचस्प पहलू उसमें जुड़ जाएगा। अन्यथा उससे पहले हम लोगों का फोकस इसी पर है कि जो आरजेडी का कोर वोट है, जो मुस्लिम यादव का है, जिसमें उन्होंने एक मल्लाह का वोट जोड़ा है, हम्म, एमवाईके में जो एमवाईके का समीकरण बनाया जा रहा है वो कितना मजबूत है, और नीतीश कुमार का जो अत्यंत पिछड़ा का वोट समीकरण है, बीजेपी के साथ होने से जो वोट समीकरण है, जो लॉकुश का समीकरण है जिस पर हम लोग चर्चा किए थे 2 दिन पहले, और ये हम लोगों का ये मानना था कि एक लगभग 70% वोट का एक चंक लेकिन है, अजीत जी, सत्तर अजीत जी, प्रतिशत वोट का एक अजीत सामाजिक जी, आधार है नीतीश अजीत कुमार। अजीत जी, रुपौल की स्थिति ये है कि ठीक है कि इन्होंने एम वाई में के जोड़ा है, लेकिन पूर्णिया में के संतोष कुशवाहा के साथ लोकसभा चुनाव में भी दिखे, और पूर्णिया में कुशवाहा के नेता संतोष कुशवाहा ही देखिए, उन्होंने रुपौली में लीड हासिल की, धमदाहा में लेसी सिंह ने लीड दिलाई। और जब हम रुपौली की चर्चा करते हैं तो मुसलमान, यादव, कुशवाहा, राजपूत, इससे बड़ा फैक्टर वहां अति पिछड़ी जातियों का फैक्टर है, बिल्कुल। और उसमें भी गंगोता जाति। इसलिए देखिए, नीतीश कुमार ने भी बराबरी की चाल चली। बीमा भारती गंगोता, अवधेश मंडल की पत्नी, तो सामने से नीतीश कुमार ने भी कलाधर मंडल को उतारा। और देखिए, शंकर सिंह जो 2005 के पहले चुनाव में विधायक बन गए थे, अब यह संयोग है कि शंकर सिंह को भी इस बार चुनाव चिन्ह कैंची छाप मिल गया है, जो लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को मिला था। तो अति पिछड़ी जाति, रुपौली का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यदि अति पिछड़ी जाति आंख मूंद कर नीतीश कुमार के नाम पर वोट देती है, तो क्या 10 जुलाई को बीमा भारती को अति पिछड़ी जातियों का मत ठीक वैसे ही नहीं मिलेगा जैसे लोकसभा चुनाव में प्राप्त नहीं हुआ? और देखिए, बीमा भारती की परेशानियां बढ़ी हुई है। बीमा भारती के पति और बेटे दोनों फरार चल रहे हैं, अवधेश मंडल और बेटा राजकुमार। वहां एक गोपाल यादव का हत्याकांड हुई है, और उसमें गोपाल यादव का बड़े व्यापारी थे, इसमें उनका नाम आया है और एसटीएफ लगी हुई है, इश्तिहार चिपकाया गया है बीमा भारती के घर पर। तो वह भी एक एक्शन का पहलू है। और कल जब तेजस्वी यादव जाएंगे, मुकेश सहनी जाएंगे, बड़ा फैसला होना है कि अति पिछड़ी जाति, रुपौली वही जीतेगा जिसे अति पिछड़ी जाति का समर्थन प्राप्त होगा।
क्योंकि यादव मुसलमान फैन फॉलोइंग सब साथ हो गए, तब भी पप्पू यादव लोकसभा चुनाव में रुपौली नहीं जीत पाए, सेकंड नंबर पर ही रहे। तो ये हमने जैसे हम लोग उस दिन भी चर्चा कर रहे थे कि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल डिफरेंट होता है विधानसभा चुनाव के मुकाबले। विधानसभा चुनाव में दूसरे तरह से लोग वोट डालते हैं। उस समय जैसे उस समय 10,000 वोट पर सिमट गई बीमा भारती अपने रुपौली में। विधानसभा चुनाव में ये नहीं होगा। अगर वो आरजेडी नहीं की है, कैंडिडेट बिल्कुल। नहीं भी होती तब भी उनको अपने दम पर विधानसभा में कुछ ज्यादा वोट मिलता और जी। वो अत्यंत पिछड़ी जातियों का ही वोट होता, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये जो हम्म। मल्लाह वोट ऐड किया है नीतीश कुमार, ये माफ करिएगा तेजस्वी यादव ने अपने समीकरण जी। में, मुकेश सहनी हम्म। के थ्रू जो मल्लाह का वोट, जिसमें जो निषाद और उस पूरे इलाके में उस इनका वोट भी काफी है, ये बिंद जो और जो बिल्कुल। निषाद तेवर कैवर्त तेवर जी। बातें जोड़ के बताते हैं मुकेश सहनी, तो वो भी अत्यंत पिछड़ी जाति का ही एक पार्ट है। जी। और अगर मुकेश सहनी की बात पर यकीन करें तो वो 9.5% के करीब है। हम्म। अब हो सकता है रुपौली में ये फिगर थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन ओवरऑल बिहार के लिए उनका कहना है कि 9.5% का वोट है। तो जी। ये अत्यंत पिछड़ी जाति में ही है। अगर हम्म। ये वोट नीतीश कुमार के साथ पहले जाता रहा है और अब अगर मुकेश सहनी के असर में आकर के छोड़ता है उनको, तो फिर ये एक बड़ा, ये भी उस समय चुनाव के बाद जब विश्लेषण होगा वोट का तब ये देखने की बात होगी। अभी लड़ाई दिलचस्प इसलिए हो गई है कि जो यादव मुस्लिम का समीकरण है उसमें मल्लाह जुड़ गया है और वो जी। अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट है जो एडिशन हो रहा है उनकी तरफ से घट के। नीतीश हम्म। कुमार की तरफ से अगर अत्यंत पिछड़ी जाति के एक समूह का वोट टूटता है तो उसका इंपैक्ट डबल हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये डबल इंपैक्ट होगा। वो कितना हार्म करता है कलाधर मंडल को, ये देखने की बात होगी। हालांकि कलाधर मंडल का कोई मतलब नहीं है, वहां नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। तो ये एक जो फैक्टर है मल्लाह का फैक्टर, वहां देखना है और उसके असर में कोई और अन्य पिछड़ी जाति टूटती है या पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ रहती है। ये अगर इस तरह का चुनाव होता है, ये बड़ा ट्रेडिशनल और क्लासिकल तरीके से हम लोग इसकी व्याख्या कर रहे हैं चुनाव नहीं, के। ये भी देखना होगा ना अजीत जी, ये भी देखना होगा ना कि यदि शंकर सिंह बहुत आगे जाते हैं, जिस तरीके का प्रदर्शन पप्पू यादव ने किया, यदि शंकर सिंह बहुत आगे जाते हैं तो फिर वही स्थिति होगी। या तो शंकर सिंह एक नंबर की ओर बढ़ जाएंगे और यदि 3 नंबर पर रहे तो वे नुकसान पहुंचा देंगे जेडीयू का, क्योंकि उनके साथ जो सबंध मतदाता हैं या उनके प्रभाव वाले जो अन्य मतदाता हैं वो जुड़ेंगे तो वो नुकसान कलाधर मंडल को ही पहुंचाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये अगर वोट सवर्ण का, वही हम अभी आ रहे थे कि बीजेपी का जो वोट है, बीजेपी के होने का जो फायदा है, देखिए अभी, और उसके ऊपर से राजपूत जो है और दूसरी जो जो नाराजगी है, कहीं कहीं ब्राह्मणों में नाराजगी है, कहीं राजपूतों में नाराजगी है। बिहार के सवर्णों में बीजेपी जेडीयू को लेकर के एक तरह की नाराजगी है जो देखने को मिला बिल्कुल। लोकसभा जी। चुनाव में। अगर उसको कैपिटलाइज करते हैं शंकर सिंह अपने हम्म। साधनों के दम पर, तो वो वोट जेडीयू का नुकसान होगा। अब इसमें एक फैक्टर और है जो आपने कहा, अवधेश मंडल की बात कही, इश्तेहार चिपकाए गए हैं। शंकर सिंह की भी छवि एक तरह से बाहुबली और बड़े उस तरह के नेता की है, अरे उनकी भी वो तो छवि। देखिए बिल्कुल अवधेश मंडल बनाम शंकर सिंह, शंकर यही सिंह, लड़ाई थी वहां, यही लड़ाई थी बिल्कुल। वहां। हाँ, तो फैजान पाटिल वर्सेस कौन सा लिबरेशन सेना था, इन्हीं दोनों की लड़ाई ही थी। बिल्कुल, तो वो जो ये जो लड़ाई है, ये जो दोनों कैंडिडेट्स की छवि है, जी। मतलब बीमा भारती के ऊपर भले कोई मामला नहीं है उस तरह का, लेकिन जो अवधेश मंडल की ही छाया में वो चुनाव लड़ती हैं, अवधेश मंडल के बिल्कुल। साए में ही उन्होंने राजनीति की है। तो हम्म। अवधेश मंडल और शंकर सिंह की जो छवि है, वो छवि एक एडवांटेज देती है कलाधर मंडल को और नीतीश कुमार को। तो हम्म। सब हर आदमी ये जानता है कि नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति नहीं होने देते हैं अपने 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 राज में। उन्होंने उस दिन भी हम सब लोगों ने सुना, कई नेता कहते हैं और हम लोग भी चर्चा करते हैं कि अपराध कोई नहीं रोक सकता है, घटनाएं कोई नहीं रोक सकता है, कहीं कोई घटना हो जाए, कहीं कोई अपराध हो जाए, लेकिन संगठित अपराध को नीतीश कुमार ने काबू में रखा है। चाहे वो संगठित अपराध करने वाले लोग उन्हीं की पार्टी में क्यों नहीं, अरे उन्होंने इसको कंट्रोल किया हुआ। इसका उदाहरण अजीत जी, इसका उदाहरण रुपौली ही है। मुझे याद है बिल्कुल पूर्णिया के एसपी थे निशांत तिवारी, और बीमा भारती ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर थाना से गिरफ्तार किए गए थे अवधेश मंडल, उन्हें छुड़वा लिया था। और इसके बाद इतना हंगामा बरपा था, बीमा भारती का चाहे जितना प्रभाव रहा, नीतीश कुमार ने कहा अवधेश मंडल की गिरफ्तारी होगी। और कुर्सेला से विशेष टीम ने, स्पेशल टीम ने, निशांत तिवारी एसपी थे, गिरफ्तार किया गया अवधेश मंडल को। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, बीमा भारती एमएलए, और कमर में रस्सा बांधकर घुमाया गया था। तो वही तो वही ये नीतीश उदाहरण कुमार, है।
भाई नीतीश कुमार की ये इमेज है और उनके बारे में एक परसेप्शन है कि वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को फलने फूलने नहीं दे सकते हैं, चाहे वो करने वाले लोग उनकी पार्टी से ही क्यों नहीं जुड़े हुए हों। तो जी वो एक फैक्टर जो है उनका और उनकी और कलाधर मंडल के पक्ष में जाएगा कि दो बाहुबली अगर टकरा रहे हैं, आपराधिक छवि के लोग चुनाव में हैं, तो जो अमन पसंद लोग हैं, जो शांति चाहने वाले लोग हैं, जो नीतीश कुमार और बीजेपी के शासन में इसलिए यकीन करते हैं कि उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं फलता फूलता है, वो सब लोग फिर एक तरफ चले जाएंगे। जी उसमें फिर वो तमाम अत्यंत पिछड़ी जातियां होंगी, दलित होंगे, जो सबसे ज्यादा वंचित और दलित तबका होता है ज्ञानेश्वर जी। लॉ एंड ऑर्डर की सबसे ज्यादा जरूरत उसी को होती है और बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर के लिए वही सबसे ज्यादा वोट करता है। देखिए, हम लोग जो मायावती की जीत होती रही उत्तर प्रदेश में, वो सिर्फ इस वजह से हुई कि जितना वल्नरेबल वर्ग था उसको लगता था कि वो बाहुबलियों के असर से कोई बचा सकता है तो मायावती बचाएगी। जी इतने वर्षों तक नवीन पटनायक उड़ीसा जीतते रहे तो इसी आधार पर कि जो कमजोर वंचित तबका था वो उनमें अपनी सुरक्षा देखता था। बिहार में भी नीतीश कुमार में जो महिलाएं हों या दलित हों, महादलित हों, अत्यंत पिछड़े हों, ये अपनी रक्षा देखते हैं कि नीतीश कुमार उनके रक्षक हैं। मसीहा उस अंदाज में नहीं, लेकिन उनकी रक्षा वो कर सकते हैं। तो जो बाहुबलियों की लड़ाई में वो रक्षक के का जो इमेज है उनकी नीतीश कुमार की, वो उनके कैंडिडेट को फायदा पहुंचा सकती है। जो जी अमन पसंद लोग हैं वो एकजुट हो सकते हैं, वो अत्यंत पिछड़ी जातियों के भी होंगे, दलित भी होंगे और फॉरवर्ड भी होंगे, सवर्ण भी होंगे। वो जाति के आधार पर सवर्ण देख करके वोट नहीं देने जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस तरह के किसी एलिमेंट के चुनाव जीतने का क्या असर होता है समाज पर और उनके आम आदमी के जीवन पर, उनके कारोबार पर और उनकी तमाम चीजों पर जो क्या असर होता है। तो ये एक फैक्टर एडवांटेज का है, कास्ट से अलग। ये फैक्टर कास्ट से अलग प्ले करेगा, इसमें हर कास्ट के लोग जाएंगे। और अगर 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 पप्पू यादव उस तरह से सक्रिय नहीं हुए जिस तरह से सक्रिय होने की जी चर्चा है अभी हम्म, तक, तो फिर उनकी जो फैन फॉलोइंग है, उनका जो वोट है, उसका भी एक बड़ा तबका चला जाएगा जेडीयू के साथ। जी वो फिर उनके वो अपने आप को जो इनकी वजह से इनके साथ जुड़ा था, जो पप्पू बिल्कुल। यादव के नाम से जुड़ा था, वो हम्म, उनसे जेडी का जो वोट है जो पप्पू यादव को दिया था, वो वोट तो आरजेडी को जाएगा, उसके टूटने जी का चांसेस नहीं है, वो नहीं टूटेगा। लेकिन जो जेडीयू बीजेपी का वोट था, जो पप्पू यादव के निजी व्यवहार से, उनके कामकाज से प्रभावित होकर के उनके साथ गया था, जो एंटी जेडीयू था, पप्पू यादव तो अब नहीं है लड़ाई में, लेकिन जो एंटी जेडीयू वोट था, जिन लोगों ने संतोष कुशवाहा को इसलिए वोट नहीं दिया था क्योंकि उनको पप्पू यादव को जिताना था, वो वोट बिल्कुल। वापस लौट जाएगा जेडीयू की तरफ। जी तो वो जेडीयू की तरफ लौटेगा। मान लीजिए अगर इस सीट पर 90,000 वोट मिला, 92,000 वोट संतोष कुशवाहा को और हम्म, 70-72,000 जो वोट आया पप्पू यादव को, इसका कुछ भी हिस्सा टूट करके अगर चला जाए जेडीयू की तरफ, तो फिर लड़ाई कहां रह जाएगी? फिर तो लड़ाई एक तरफा हो जाएगी। तो नहीं ये और इस देखिए जी और पप्पू यादव बिल वाले फैक्टर को भी देखना है। हाँ, और बताइए। देखिए जब 13 जुलाई को नतीजे आएंगे अजीत जी, तो रुपौली का नतीजा दूर तक संदेश देगा ना। यदि बिल्कुल। नीतीश कुमार के कलाधर मंडल चुनाव जीतते हैं, तो माना यह जाएगा कि अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक में कोई दरार पैदा नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव की सेंधमारी की कोशिश सफल नहीं हो रही है। मुकेश सहनी को लाने का कितना फायदा मिल रहा है, इसका इसकी परिभाषा भी लिखी जाएगी। और यदि बीमा भारती चुनाव जीत जाती है, तो माना यह जाएगा कि यदि उम्मीदवार पर, सही उम्मीदवार पर, जो आप कहते हैं लोकसभा का चुनाव अलग, विधानसभा का चुनाव अलग, कि यदि तेजस्वी यादव जाति के हिसाब से, समाज के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उन्होंने उम्मीदवार दिए, जो वो कह रहे हैं कठोर निर्णय हम लेंगे, बहुतों के टिकट कटेंगे, गणेश परिक्रमा से काम नहीं चलेगा, तो दूसरी जातियां भी जुड़ सकती है। और फिर पप्पू यादव का भी हिसाब किताब होगा, क्योंकि वे भले न कूद रहे हो, लेकिन फेसबुक लाइव आकर कह तो रहे हैं ना, मैं कांग्रेस का हूं और फिर उम्मीदवार कौन है इसे समझिएगा। तो इन तीनों के बारे में परिभाषा तो लिखी जाएगी, इनकी पहचान तो स्पष्ट हो जाएगी कि इनका प्रभाव कितना है और कितना नहीं है, और इसका असर जो आगे के 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं उसमें भी दिखाई पड़ेगा। देखिए, नीतीश कुमार ने अपने को तो साबित जो करना था वो लोकसभा चुनाव में हो गया। लोकसभा चुनाव जी के पहले जो उनकी ओबिचुरी लिखी जा रही थी, शिलालेख तैयार किए जा रहे थे कि अब नीतीश कुमार खत्म हो गए, उनको जवाब दिया उन्होंने अत्यंत पिछड़े वोट से ही। हम लोग पूरे बिल्कुल। चुनाव इस बात की चर्चा करते रहे कि जो भी उम्मीदवार, बीजेपी का उम्मीदवार भी इस भरोसे था, अपना सारा हिसाब जो वो लगा रहा था कि कहां से कितना वोट मिला, उसमें जी उसका सबसे ज्यादा भरोसा इसी बात पर था कि नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट हमको मिला होगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे। हम्म, तो लोकसभा चुनाव में तो अति पिछड़ा का वोट मिला एनडीए को, उसमें मेन मुख्य फैक्टर नीतीश कुमार का था,
कहीं ना कहीं अंडर करंट नरेंद्र मोदी के नाम का भी था, क्योंकि वो भी अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं और इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं रही है उनको भी और बीजेपी को भी। तो अत्यंत पिछड़ा का वोट तो उस समय बीजेपी जेडीयू दोनों साथ में थे, नीतीश कुमार का चेहरा था, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना था, मिल गया। यहाँ अब अकेले नीतीश कुमार का मामला है कि अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट उनके उम्मीदवार को मिलता है कि नहीं, वो भी बिल्कुल ऐसे उम्मीदवार को, नए उम्मीदवार को, और उस उम्मीदवार को हराने के लिए जो लगभग पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की पार्टी से ही जीतती रही है। तो ये तो निश्चित रूप से है कि नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा लिटमस टेस्ट है, और उसको जो वाटरशेड मोमेंट हम कह रहे थे वो है कि ये चुनाव में अत्यंत पिछड़ी जातियां उनके साथ आती हैं कि नहीं आती हैं। तेजस्वी यादव का जो प्रयोग है, उस प्रयोग के लिए जैसे लोकसभा चुनाव में कई जगह दिखा कि उन्होंने कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिए थे तो उनको वोट मिल गया कुशवाहा जाति का। अब यहाँ गंगोता उनका उम्मीदवार जो है, उनका अत्यंत पिछड़ी जाति का उम्मीदवार अत्यंत पिछड़ा वोट लेके आता है अपने दम पर, और उसके साथ उनका मुस्लिम यादव जुड़ के उसको जिता देता है। तो आपने जो कहा उस प्रयोग की तरफ वो बढ़ेंगे। हालांकि उस समय उस प्रयोग की सफलता दूसरे कई चीजों पर डिपेंड करेगी। अभी बीमा भारती को कुछ वोट अतिरिक्त अत्यंत पिछड़ा का इसलिए भी मिल सकता है क्योंकि अत्यंत पिछड़ों के बीच में एक मैसेज होगा कि एक सीट हार भी जाएंगे तो नीतीश कुमार की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री हैं ही, उनकी पार्टी को बहुमत है। आमतौर पर उपचुनाव में इसी तरह से वोट होते हैं। उपचुनाव में आपको याद होगा 2010 के चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुआ था, आपको याद है 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें 12-15 सीटों पर कुछ चुनाव था और 9-10 सीटों पर जेडीयू बीजेपी चुनाव हार गए थे। जी तो जी जी, उस चुनाव में ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सबको पता था कि इससे कुर्सी पर कोई फर्क नहीं पड़ना है नीतीश कुमार की कुर्सी, क्योंकि वो पूर्ण बहुमत में है तो उनकी कुर्सी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह से अभी उपचुनाव में आमतौर पर ऐसा होता है। तो अत्यंत पिछड़ी जातियों में ये भी हो सकता है कि हम बीमा भारती के हार गई लोकसभा चुनाव में, बहुत खराब परफॉर्मेंस हुआ, हम लोगों ने सिर्फ 10,000 वोट दिए। देखिए, सहानुभूति का फैक्टर कई चीजों से काम करता है ज्ञानेश्वर जी। उसका पति फरार है, बेटा फरार है, उससे वोट दिलवाने के लिए दोनों को पकड़ लिया गया था, उसके बेटा को थाने में बिठाया गया था विधानसभा चुनाव के शक्ति परीक्षण के बीच। तो एक तरह की सहानुभूति इन सब चीजों से भी पैदा होती है। उस ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि नीतीश कुमार की गद्दी को कोई खतरा नहीं है। जब आम चुनाव आएंगे विधानसभा के तो हम नीतीश कुमार को ही देंगे, अभी बीमा भारती को जिता देते हैं। यह भी एक फैक्टर काम कर सकता है। इसको जेडीयू के लोगों को इस फैक्टर को जमीन पर काउंटर करना होगा। ये समझाना होगा कि ये ऐसा वैसा आम चुनाव, ऐसा वैसा उपचुनाव नहीं है कि एक बार आप जिता दीजिएगा, उसके बाद जो व्हील टर्न करना शुरू करेगा, जो चक्का चलना शुरू होगा, उसको रोकना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये समझाना होगा जेडीयू के लोगों को ग्राउंड पर जाकर के, अपने कोर वोट को, अत्यंत पिछड़ा वोट को, कि किसी सहानुभूति में आकर के, किसी दया भाव में आकर के अगर आप बह जाते हैं और ये मान लेते हैं कि हम आगे चुनाव में विधानसभा में नीतीश कुमार को ही देंगे, अभी दे देते हैं, तो इसका नुकसान हो जाएगा। तो इसको काउंटर करना होगा ग्राउंड लेवल पर बीजेपी जेडीयू। एक बात और भी है ना अजीत जी, एक बात और भी है कि देखिए, जब 13 जुलाई को नतीजे आएंगे तो उसके 2 और संदेश होंगे। देखिए, जैसे हम लोग कह रहे थे, लोकसभा चुनाव के दौरान ही चर्चाएं होती थी और जो पॉलिटिकल पंडित थे कि नीतीश कुमार की स्थिति बहुत खराब है। जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा, मुख्यमंत्री से वे हटाए जाएंगे, बीजेपी वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जेडीयू के विधायक टूट जाएंगे, वे विधानसभा चुनाव का ख्याल रखेंगे, आधे आरजेडी की ओर चले जाएंगे, आधे बीजेपी की ओर चले जाएंगे। तो ये सारी कहानियां खत्म हो गई। आज जेडीयू से कोई भागना नहीं चाह रहा है क्योंकि उसे लगता है कि यही जीत है। तो यदि रुपौली में नीतीश कुमार जीत जाते हैं तो यह भी संदेश आ जाएगा कि जो नीतीश कुमार को गच्चा देता है वह चुनाव हार जाता है। यह भी एक बड़ी बात होगी। ये तो बड़ी बात होगी। ये तो नीतीश कुमार को यही तो साबित करना है, नहीं तो उपचुनाव में कहां मुख्यमंत्री प्रचार करने जाते हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति उपचुनाव में, तो देखिए, कई, जैसे हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं, अब जाकर के मायावती ने डिसाइड किया कि उपचुनाव लड़ेंगे, नहीं तो अभी तक तो बसपा उपचुनाव ही नहीं लड़ती थी। किसी कहीं भी उपचुनाव हो, बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार नहीं उतारती थी। तो उपचुनाव में एक तो उम्मीदवार उतारना और मुख्यमंत्री का अपने को उसमें झोंकना, नीतीश कुमार का जाना, इसका मतलब उन्होंने निजी रूप से इस मामले को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया, निजी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया। उनको यह भी सबक देना है आगे के लिए तमाम उन नेताओं को, जिनके दिमाग में कहीं भी होगा कि छोड़ के हम दूसरी तरफ से चुनाव लड़ लें, नीतीश कुमार तो पता नहीं कमजोर हो गए हैं, धोखा देने की, नीतीश कुमार को गच्चा देने की अगर किसी के मन में हो तो उसको भी सबक सिखाना है नीतीश कुमार।
अभी गए हैं, नहीं तो उपचुनाव होते जाते रहते। उपचुनाव अभी तो उनके 46-47 एमएलए हैं और अब चुनाव नजदीक है, अब तो कोई सरकार भी गिराने नहीं जा रहा है और सरकार पर कोई खतरा भी नहीं है। अब तो जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का पहले 8-10 सीटों का अंतर था, अब तो 20 सीट से ज्यादा का अंतर हो गया है, अब तो कोई लड़ाई भी नहीं है तरह से। इसके बावजूद नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में गए, अपने साथ सम्राट चौधरी को भी ले गए और अब बीजेपी और जेडीयू की पूरी मशीनरी वहां चुनाव प्रचार में लगी हुई है, चुनाव कराने में लगी हुई है। इसका मतलब कि निजी रूप से भी नीतीश कुमार ने यह सोचा हुआ है कि बीमा भारती को हरवाना है। बिल्कुल बिल्कुल सोचा हुआ है। बड़ा पॉलिटिकल मैसेज, एक अलायंस का मैसेज, जेडीयू वर्सेज आरजेडी का मैसेज, नीतीश वर्सेज तेजस्वी का मैसेज, वो अपनी जगह है। जेडीयू के भी विधायकों को और उनकी पार्टी के नेताओं को भी एक मैसेज देना है नीतीश कुमार को कि वो सुप्रीम है, अभी भी उनके आगे कोई नहीं है। विधानसभा चुनाव की जब बात आएगी तो वो सुप्रीम लीडर है, सिर्फ अपनी पार्टी के नहीं, प्रदेश के सुप्रीम लीडर है। ये मैसेज देना है उनको। तो ये आसान नहीं होगा ज्ञानेश्वर जी, वही जो हम कह रहे हैं कि इसके लिए सिर्फ नीतीश कुमार का जा करके प्रचार कर देना काफी नहीं है। उनके अगले 4 दिन उनकी पार्टी ग्राउंड लेवल पर किस तरह से मेहनत करती है, बीजेपी के लोग किस तरह से मेहनत करते हैं। देखिए, राजपूतों में नाराजगी है टिकट कटने से, भूमिहारों में नाराजगी, माफ करिएगा, राजपूतों में नाराजगी है मंत्री नहीं बनने से, ब्राह्मणों में नाराजगी है अश्विनी चौबे की टिकट कटने, आनंद मिश्रा के मामले को लेकर के कई फैक्टर काम कर रहे हैं इसमें। तो फॉरवर्ड वोट नहीं टूटे, बीजेपी इसके लिए मेहनत करे। संजय झा को अगर लगाना है नीतीश कुमार को तो उनको भी लगाए, जिसको भी लगा सकते। संजय झा को साथ ले गए, नीतीश मिश्रा को भेजा है, मंगल पांडे को भेजा, सभी को वहां मतलब ड्यूटी लगा दी गई है। तो चौधरी कैंप कर रहे हैं, सब लोग कैंप कर रहे हैं। हाँ, तो इसी तरह से लड़ना होगा, इसी तरह से लड़ना होगा ग्राउंड लेवल पर। अगर उन्होंने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है तो लड़ाई भी उसी तरह से लड़नी होगी। अब ये तेजस्वी यादव उस तरह से लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? तेजस्वी यादव अगर उस तरह से लड़ रहे होते तो अब तक उन्होंने पप्पू यादव से सॉरी बोल करके उनको चुनाव में लगा दिया होता। बिल्कुल, वो नहीं लगा रहे हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं ज्ञानेश्वर जी। एक तो वो अति आत्मविश्वास में है कि हमारा यादव मुस्लिम का जो वोट पप्पू यादव को चला गया था वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा और उसके साथ बीमा भारती का कुछ अत्यंत पिछड़ा का वोट जुड़ जाएगा तो वो चुनाव जीत जाएंगी। अति आत्मविश्वास, या फिर वो बचपना है और वो एक रिजिड होने की जो सोच है कि हम कैसे झुकेंगे, हम ये झुकना हो जाएगा। उनको समझना चाहिए अहंकार काम नहीं करता है राजनीति में। बड़े प्रधानमंत्री झुक जाते हैं, नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति समझौता कर लेता है जिसकी जरूरत होती है, जब उसके साथ अमित शाह समझौता कर लेते हैं, नहीं तो नीतीश कुमार के साथ समझौता होता क्या। तो वो तो अहंकार है या तो, और अपना नुकसान उठा करके एक आत्मघाती प्रवृत्ति है कि भले नुकसान हो जाए हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे या किसी से हम अपनी तरफ से आगे बढ़ के हाथ नहीं मिलाएंगे। इसमें झुकना भी नहीं है। अगर एक कदम आगे बढ़े तो पप्पू यादव 2 कदम आगे बढ़ के मिल लेंगे, क्योंकि वो उनको भी पता है कि उस अलायंस के साथ उनको पॉलिटिक्स करनी है। अगर वो नहीं करते तो वो अहंकार है या अति आत्मविश्वास है, दोनों घातक है तेजस्वी यादव। तो ये देखना होगा कल जब तेजस्वी यादव जा रहे हैं, जिस तरीके की सूचनाएं हैं कि तेजस्वी यादव रुपौली जा रहे हैं तो गेस्ट लेक्चरर की तरह जा रहे हैं कि सच में चुनाव जीतने और बीमा भारती को जिताने के लिए जा रहे हैं। पप्पू यादव की भूमिका क्या होती है देखने की बात होगी। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं का लाव लश्कर वहां जम गया है। 8 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म होगा, 10 तारीख को वोटिंग होगी और 13 तारीख को नतीजे आएंगे। इसके कई संकेत होंगे और उन सिग्नल्स को हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।